नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में लगभग हम लोग कल उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कैसी है, कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया, कौन से जिले किसके, कौन से राज्य आसपास हैं, सटे हैं, वह सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। लगभग जैसे कितने मंडल है, कितने जिले हैं, विधानसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, कौन मुख्यमंत्री थे, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद से हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अवस्थाएं, मिट्टी वगैरह, वर्षा कितना है, कहाँ ज्यादा है। बहुत डीप नहीं पढ़ा जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन ही पढ़ा जाएगा। बस आप क्वेश्चन को देखते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि बहुत डीप अगर पढ़ने जाएंगे कॉन्सेप्ट बेस पे तो आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और पेपर निकल जाएगा। इसलिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पे ही फोकस किया जाएगा, बस आप देखते चलिए। तो देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य। राजनीतिक राजनीतिक परिदृश्य में पहले हम शुरू करते हैं यूपी में कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं। तो देखते हैं यूपी में कुल 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। जिले यूपी में जिले 75 हैं, जिसमें दोस्तों 3 जिले बढ़ाए गए बाद में। पहले 72 जिले थे, इसमें 3 जिले बढ़ाए गए हैं। कौन कौन से? हापुड़, संभल और एक शामली। इनको बढ़ाया कौन था? उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उन्होंने बढ़ाया था। मुख्यमंत्री थी उस समय। इसका पंचशील, भीमनगर और प्रबुद्ध नगर। दरअसल क्या है, कभी कभार ये पूछ सकता है कि इस जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया या पहले क्या था, इसलिए इसे बता। 75 जिले हैं। 75 में हापुड़ का नाम पंचशील था, संभल का भीमनगर, शामली का प्रबुद्ध नगर। यह तीनों 2018 में फिर से बदल के रख दिया गया और फिर पूरा ये सब नाम पुराने नाम हो गए। और नाम बदला कौन था? सुश्री मायावती जी ने, उसमें की मुख्यमंत्री ये थी। आगे देखते हैं यूपी में सदन व्यवस्था कैसी है। यूपी में सदन व्यवस्था द्विसदनात्मक है, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन। देखते हैं यूपी में द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या क्या है देखते हैं। एक है उच्च सदन, दूसरा है निम्न सदन। निम्न सदन को हम बोलेंगे विधानसभा, और उच्च सदन को बोलेंगे विधान परिषद। ताकतवर ज्यादा दोस्तों विधानसभा होता है, या अस्थायी होता है, या अस्थायी होता है, या अस्थायी होता है। लेकिन विधान परिषद में के जो सदस्य होते हैं वह इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अस्थायी सदन भंग नहीं की जा सकती, यह भंग कर दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग चुनाव करते हैं अपने लोकल एमएलए को, जो विधायक लोग को हम लोग चुनाव करते हैं, जनता चुनाव करती है प्रत्यक्ष रूप से, वो आते हैं विधानसभा में, वही कानून बनाते हैं वहां जाके। विधान परिषद में कई तरीके के वोट पड़ते हैं। इसमें स्नातक के लोग देते हैं, जो ग्रेजुएशन बच्चे होते हैं, सरकारी कर्मचारी मतदान करते हैं, टीचर मतदान करते हैं, उनका एक अलग तरीका है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधानसभा का प्रत्यक्ष रूप से होता है और विधान परिषद का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आम जनता सब चुनाव कर सब इसमें मतदान करते हैं। देख लेते, एक एक करके देखते हैं। पहले हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। पहले विधानसभा।
विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, यूपी के विधानसभा के बारे में। यूपी यूपी के विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें विधानसभा में कितनी सीटें हैं? इसमें 404 सीटें थी। अभी वर्तमान में अब 403 सीटों पर चुनाव होगा। कारण क्या है? 403 सीटों पर निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब जिसको ये आम जनता लोग चुनाव करते हैं, मतदान करते हैं, वह 403 सीटों पर चुनाव होता है, जो हम लोग विधायक लोग को वोट देते हैं। एक सीट जो बचती थी इसमें, एक सीट, वह एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। किसको? एंग्लो इंडियन को। एक सीट एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था और 403 सीटों पर निर्वाचित होता था। अब क्या है, यह बात संशोधन कर दी गई। अब लोकसभा प्लस विधानसभा लोकसभा में भी 2 सीटें निर्वाचित होता था और विधानसभा में 1 सीट होती थी। अब इन दोनों का संशोधन कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ। लोकसभा और विधानसभा दोनों में संशोधन करके जो एक सीट जिसको मनोनीत किया जाता था, किसी एक को ऐसे व्यक्ति को जो एंग्लो इंडियन होता था, उसको डायरेक्ट संसद में विधानसभा में भेज दिया जाता था। लोकसभा में मतलब संसद में भेज दिया जाता था और विधानसभा में भेज दिया जाता था एंग्लो इंडियन व्यक्ति को। एंग्लो इंडियन कौन था? जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले बहुत सारे जब अंग्रेज यहाँ आए थे, या और अंग्रेज जो यहाँ रह गए, नहीं गए, यहाँ के लोगों से शादी कर ली, यहाँ के कुछ लोगों ने वहां के लोगों से शादी कर लिया, तो उनसे उत्पत्ति जो संतति हुई है, उनकी जो संतानें हुए, उन्हें हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। उनसे एक सीट मनोनीत किया जाता था। तो अभी अब कितना है? अब केवल विधानसभा में 403 सीट है, 403 सीटों पर ही निर्वाचित होगा। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि सर्वाधिक सीटें विधानसभा की कहां हैं? तो सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की प्रयागराज में है। सीटें तो पहले हम लिखते हैं प्रयागराज, यहां 12 सीट है। फिर है आजमगढ़, यहां 10 सीट है। फिर है आगरा, यहां प्रयागराज में 12 सीट है, आजमगढ़ में 10 सीट है और आगरा में 9 सीट है। यह सर्वाधिक सीटें हैं, मतलब इस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिलों में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा इन जिलों में है। प्रयागराज में 12, आजमगढ़ में 10 और आगरा में 9। और जब सर्वाधिक हम पढ़ लें तो सबसे कम भी पढ़ लेते हैं। सबसे कम कहां है? सबसे कम की सीट विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें प्रयागराज, आजमगढ़, आगरा में थी और सबसे कम सीटें चित्रकूट में 2, महोबा में 2 और श्रावस्ती में 2। सबसे कम सीटें इन्हीं जिलों में है, चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती में 2-2 सीटें हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं परिषद। विधान परिषद में कितने सीटें हैं? 100। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक, अब देखते हैं लोकसभा में कितनी सीटें हैं। लोकसभा में जो सेंट्रल का चुनाव होता है, जो केंद्र का चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा, वहां की सीट बात हो रही है। लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं। दोस्तों लोकसभा विधान परिषद में 100 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। इसमें 17 आरक्षित सुरक्षित 17 सीटें सुरक्षित हैं। वह किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित, तो 17 सीटें सुरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए।
दरअसल जो आरक्षण दिया गया है, पॉलिटिकल आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए 17 सीट आरक्षित किया, इस पे केवल अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, अनुसूचित जनजाति की सीटें लोकसभा में आरक्षित नहीं की गई हैं। किसकी नहीं की गई हैं? इंपॉर्टेंट बात है यह कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें लोकसभा के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए है, 17 सीट है अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में सीट आरक्षित नहीं की गई है। और राज्यसभा में 31 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पे, परामर्श पे अन्य जो मंत्री बनते हैं उनको भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। तो हम देख लेते हैं यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित बल्लभ गोविंद पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित बल्लभ गोविंद पंत। ये 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक ये मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान में कौन है? सभी जानते हैं, वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और अभी वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ। एक ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी, तो उनका नाम था नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी। या यूपी और दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री थे के नारायण दत्त तिवारी जी को उत्तराखंड का भी और उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। अब दो ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे दो मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का भी इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सीएम भी रहे हैं और पीएम भी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा महिलाओं पे। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी? पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 1963 से लेकर 1967 तक ये मुख्यमंत्री रही थी। इसके बाद पहली महिला, ये न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भारत में किसी भी राज्य की इनसे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बना था। ये उत्तर प्रदेश ने ही पहला महिला मुख्यमंत्री दिया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी ये भी सिर्फ यूपी की ही नहीं, भारत में किसी भी राज्य में सबसे पहले महिला राज्यपाल यूपी में ही बनी थी और वो थी सरोजिनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम
उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त है? सौभाग्य प्राप्त हुआ है चंद्र भानु गुप्ता, दूसरा मायावती, सुश्री मायावती जी, और एन.डी. तिवारी। यूपी में 4 बार सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है चंद्रभानु गुप्ता जी को, सुश्री मायावती जी को, एन.डी. तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी जी को। इसमें यूपी के वर्तमान राज्यपाल, यूपी का वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसमें वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल। पहली कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अब इसमें कौन है? श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल। पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था यूपी के? पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सतीश महाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कोई बहुत तेज पुस्तक वर्तमान का ही ज्यादा पूछ लेता है। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। और वर्तमान में सतीश महाना जी हैं, इस समय है। दोस्तों, जिस समय देश आजाद हो रहा था 1947 में, उस समय विधान परिषद के सभापति कौन थे? जैसे विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं, ऐसे विधान परिषद में सभापति कहे जाते हैं। तो कौन? डॉक्टर सर सीताराम। विधानसभा परिषद सभापति, पहले विधान परिषद सभापति कौन थे? डॉक्टर सर सीताराम। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में विधान परिषद सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है यूपी का? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो चुनाव कराते हैं, यूपी का चुनाव कौन कराते हैं? तो यूपी का वर्तमान मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जी हैं। स्वतंत्रता के समय विधान परिषद सभापति कौन थे? डॉक्टर सर सीताराम। वर्तमान में कौन सभापति हैं? कुंवर मानवेंद्र सिंह। यूपी में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय कुमार शुक्ला। दोस्तों, जो अभी 2022 में यूपी का चुनाव हुआ था, वो 18वीं विधानसभा थी। 18वीं, उसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिली थी। 200 विधानसभा थी या 18वीं विधानसभा थी? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सी विधानसभा थी, तो 18वीं थी। इसमें सबसे ज्यादा सीटें मिली थी बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली थी इन्हें। और यही सरकारी दल के नेता कौन चुने गए थे? विरोधी दल के नेता श्री अखिलेश यादव। और विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता कौन है? विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता कौन है? ये भी समाजवादी पार्टी के ही हैं, संजय लाठर। यूपी 2022 के 18वीं विधानसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। और विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता कौन है? ये भी समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, संजय लाठर नाम है इनका, संजय लाठर। में कुल दोस्तों 763 नगरीय स्थानीय निकाय हैं। नगरीय स्थानीय निकाय में क्या समझे? यूपी में कुल 763 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिसमें 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है और
546 नगर पंचायत है। दोस्तों विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2022 में, अब तक की सबसे ज्यादा महिलाएं उसमें चुनाव में भाग ली थी, और सबसे ज्यादा चुनाव अब तक जब से देश में आजादी हुई है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सबसे ज्यादा भाग लेने वाली महिला इस 18वीं विधानसभा में, और सबसे ज्यादा जीत की भी है, 47 महिला जीत कर आई हैं। देखते हैं यूपी में 18वीं विधान सभा सर्वाधिक महिलाएं चुनाव जीती हैं। टोटल कितनी महिला हैं? टोटल 47 महिला हैं। यूपी में 18वीं विधानसभा 2022 में सर्वाधिक महिलाएं चुनाव जीती, और 47 महिला टोटल जीती हैं। 47 महिला यूपी में 18वीं विधानसभा की 2022 में सर्वाधिक महिलाएं चुनाव जीती, जिसमें 47 महिला चुनाव जीतकर आई हैं इसमें, जिसमें बीजेपी की 29 महिला थी चुनाव जीती हैं, और सपा की 14 है महिला चुनाव जीती हैं, अपना दल सोनेलाल से 3 और कांग्रेस से 1 महिला चुनाव जीतकर आई हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। कभी कभी यह स्थापना दिवस पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1949 को। और 1000 लोगों पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। 1000 लोगों पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। 1000 लोगों पर ग्राम पंचायत का गठन। दोस्तों हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक दशाएं पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक दशाओं को पढ़ने के लिए विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। देखते हैं कैसे। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन वो देख लेते हैं। पहला है भाबर व तराई का क्षेत्र। भाबर व तराई का क्षेत्र पर्वतीय भूभाग है। पर्वतीय, यह कंकड़ पत्थर से निर्मित है। कंकड़ पत्थर से निर्मित है। भाबर जो है पर्वतीय भूभाग है और कंकड़ पत्थर से निर्मित है। दूसरा है तराई। तराई क्षेत्र को देखते हैं। तराई जो है यह गाद, अवसादों के गाद से वह दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र है। भाबर जो है पर्वतीय भूभाग और कंकड़ पत्थर से निर्मित है, और तराई गाद और दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र है। घने जंगल व हाथी घास से ढका है। यह घने जंगल व हाथी घास वाला एरिया है। यह लगभग 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। पूरा 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र गाद दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र है। घने जंगल और हाथी घास से ढका है। 80-90 किलोमीटर लगभग है चौड़ा। यह भाबर और तराई वाला जो क्षेत्र है लगभग यह पश्चिमी सहारनपुर से कुशीनगर पडरौना तक एक पतली सी पट्टी, नोट में यह बात लिख सकते हैं आप। प्रदेश की ऊंचाई प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को, प्रदेश की ऊंचाई वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ नाम से जाना जाता है। राढ़ नाम से जाना जाता है। अब भाबर और तराई क्षेत्र हो गया। दूसरा देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा, दूसरा है गंगा यमुना का विस्तृत मैदान। यह काप मिट्टी से बना है। काप मिट्टी। गंगा यमुना का जो मैदान है, गंगा यमुना का मैदान काप मिट्टी से बना है। और काप मिट्टी भी, इसको भी हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। एक बांगर क्षेत्र है,
दूसरा खादर क्षेत्र है। काप, गंगा यमुना के विस्तृत मैदान काप मिट्टी से बना है, और यह काप मिट्टी भी दो भागों में बांट सकते हैं, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र जो, यह जलोढ़ मिट्टी इसमें पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और खादर क्षेत्र में कछारी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कछारी उपजाऊ मिट्टी। गंगा यमुना के विस्तृत मैदान काप मिट्टी से बनती है। काप मिट्टी को हम बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र में बांट देते हैं। बांगर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर क्षेत्र में कछारी उपजाऊ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। अब हम तीसरा देखें, दक्षिण का पठार। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भागों को 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। पहला भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा मैदान का क्षेत्र, तीसरा दक्षिण पठार का क्षेत्र। दक्षिण पठार का क्षेत्र में क्या दक्षिण के पठार का या दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है। इसको भी हम 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला दक्षिण पठार को हम 2 भागों में बांट पढ़ेंगे, पहला बघेलखंड, दूसरा बुंदेलखंड। बघेलखंड में लगभग मिर्जापुर वाला एरिया आ जाता है, मिर्जापुर का अधिकांश भाग आ जाता है, अधिकांश भाग। और बघेलखंड में ही सोन नदी पाई जाती है, सोन नदी। दक्षिण पठार को हम 2 भाग बांटे, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड में लगभग मिर्जापुर का अधिकांश भाग आता है और इसी में सोन नदी भी पाई जाती है। और यह विंध्य क्रम या नीस के शैल चट्टानों से बनी है, चट्टानों से बनी है। बुंदेलखंड का एरिया कैसे बना है? विंध्यक्रम या नीस के चट्टानों से बना है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च पहाड़ी कर पहाड़ी है, सोनकर। बुंदेलखंड की सर्वोच्च पहाड़ी सोनकर पहाड़ी है। यह लगभग मिर्जापुर से सोनभद्र तक फैली है, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र। बुंदेलखंड की सर्वोच्च पहाड़ी सोनकर पहाड़ी है और यह मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र तक फैली है। एक बात और यहां नोट कर लेते हैं, बुंदेलखंड में स्लास नामक घास पाई जाती है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास पाई जाती है। यह कभी भी पूछता है चलास नामक घास किस क्षेत्र से है, तो यह बुंदेलखंड के एरिया से पाई जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाएं क्या हैं? प्राकृतिक सीमाएं। दोस्तों, दक्षिणी पठारी क्षेत्र का प्राकृतिक सीमाएं कैसे बना है? तो पूर्वी सीमा का निर्धारण केन नदी करती है, पश्चिमी सीमा का निर्धारण बेतवा और पाहुजा नदी करती है, और उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा या यमुना करती है, दक्षिणी सीमा का निर्धारण विंध्य श्रेणियां करती हैं। ठीक है दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश में वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा कैसी होती है? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी मानसून क्षेत्र की वर्षा होती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है वह पूर्वी क्षेत्र से होकर प्रदेश में आती है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से उधर से प्रदेश में आती है। तो जिस रास्ते से जाती है उधर से लौटती है, तो जैसे जाती है और जहां से लौट जाती है, इसलिए वर्षा लंबे समय तक रहती है। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि पूर्व में घुसती है। तो यूपी में जो पूर्व से देखेंगे, दक्षिण पूर्व से, तो उधर ही गोरखपुर पहले पड़ जाता है और ज्यादा ज्यादा मथुरा तक जाती है, फिर मथुरा से रिटर्न होने लगती है। तो इसलिए मथुरा में कम बारिश होती है और गोरखपुर में ज्यादा बारिश होती है। मैदानी क्षेत्रों, दोस्तों पढ़ने के लिए बहुत कुछ है डीप में, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन ही डायरेक्ट बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और आसानी से आप कर सकें। बस आप फैक्ट देखते चलिए, याद करते चलिए, याद हो जाएगा। और डीप घुसेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, पढ़ने को बहुत डीप है यह सब, लेकिन आप फैक्ट बराबर देखते चलिए, बस
सब सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होता है, गोरखपुर में लगभग यहाँ 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कुल टोटल 56 दिन बारिश होती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, लगभग 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह लगभग 56 दिन तक वर्षा यहाँ रहती है। अब देखते हैं, जो सर्वाधिक देख लिए तो सबसे कम भी देख लेते हैं। सबसे कम है उसका मथुरा। तो मैदान क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है, लगभग 54 सेंटीमीटर। मथुरा में लगभग 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह लगभग 32 दिन होती है, 32 दिन। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, लगभग 32 दिन होती है। गोरखपुर में लगभग 56 दिन होती है। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है। दोस्तों, जो बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया लगभग कर्क रेखा से निकट पड़ता है और कर्क रेखा के निकट पड़ने की वजह से सबसे ज्यादा औसतन गर्मी जो पड़ती है वो आगरा और झांसी में पड़ता है। आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी उत्तर प्रदेश के आगरा व झांसी में पड़ता है। तो सबसे कम कहां पड़ता है? तो सबसे कम बरेली जिला में पड़ती है, सबसे बरेली जिले में। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? झांसी और आगरा में, और सबसे कम गर्मी बरेली जिले में पड़ती है। इसका कारण है कि बुंदेलखंड का एरिया जो है वह लगभग कर्क रेखा से निकट पड़ता है, तो गर्मी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए अब इसे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आज के लिए धन्यवाद।